हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास 8th के लिए है, जो कि भूगोल की क्लास 8th की जो भूगोल की जो सब्जेक्ट है उसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, जो कि क्लास 8th की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे है संसाधन एवं विकास सामाजिक विज्ञान। तो इसमें सिक्स चैप्टर है, टोटल आपके 6 चैप्टर हैं। तो हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। जैसे कि इसमें पहला चैप्टर आप देख सकते हो कि पहला चैप्टर का नाम है संसाधन, जिसमें हम मेनली संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मानव निर्मित संसाधन भी हो सकते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, मतलब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, मतलब इन संसाधनों को फिर थोड़ा सा और वर्गीकृत किया गया है, वो सब हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक तरह से ये जो हमारा पूरा बुक है ना, ये जनरली संसाधनों के ऊपर होने वाली है। तो दूसरी जो बुक है, दूसरा जो चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हो ये सारे जो संसाधन है ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे खनिज और शक्ति संसाधन। जैसे कि खनिज, जहाँ जहाँ पे खनिज मिलते हैं, कौन सी जगह पे कौन सा खनिज मिलता है। शक्ति संसाधन जैसे कि जल शक्ति, वाष्प शक्ति, और ये सब इसके बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3 में। अपना जो चैप्टर नंबर 4 है वो होने वाला है कृषि के ऊपर। ठीक है, कृषि के बारे में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में, जो कि एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 5 में हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 रहेगा हमारा मानव निर्मित संसाधन, यानी मानव संसाधन के बारे में। तो इस बुक में जनरली हम संसाधन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपके जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर नंबर 1 संसाधन। ठीक है, रिसोर्सेज। तो आप खुद सोचिए कि रिसोर्सेज या संसाधन, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर तो। ठीक है, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। जो दो बच्चे हैं वो अपना घर साफ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े हुए, बर्तन हुए, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें, ये सब चीज़ें आपके आसपास रहती हैं, आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। इनमें से प्रत्येक क्या है, उपयोगी है, मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो यहाँ पे आपकी संसाधन की डेफिनेशन आपको मिल जाती है। तो संसाधन क्या है बच्चों? संसाधन अगर आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो संसाधन वो चीज, वो वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। कोई भी चीज आपके आसपास देखिए जिसका उपयोग आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो चीज क्या कहलाएगी बच्चों? संसाधन कहलाई जाएगी। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, कोई पूछता है संसाधन क्या है तो आप कहोगे कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो क्या कहलाएगी? संसाधन। ठीक है, इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ आया कि एक डेफिनेशन समझ में आई कि संसाधन क्या है। और संसाधन के आपसे उदाहरण पूछेगा तो आप क्या कह दोगे? कपड़ा हुआ, बर्तन हुआ, अनाज हुआ, ये जो भी चीज जिसका आप उपयोग कर रहे हो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, वो क्या बन जाएगी आपके लिए? संसाधन। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में क्या होंगे? सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या चीजें हो गई? संसाधन। क्योंकि इन चीजों का उपयोग आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या हो गई? संसाधन। जैसे कि ताजी सब्जियों का प्रयोग आप क्या नाश्ता बनाने के लिए करते हो, तो वो भी क्या कहलाएगा बच्चा? एक संसाधन कहलाएगा। ठीक है, तो जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक, सभी में एक जैसा क्या है? सभी में एक जैसा ये है कि ये सारी वस्तुएं हमारे लिए क्या की जा रही हैं? उपयोग की जा रही हैं, हमारे द्वारा उपयोग की जा रही हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? उपयोगी हैं। ये क्या हो जाएगी? इनमें कॉमन हो जाएगी। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। तो कोई भी वस्तु अगर उपयोगी है हमारे लिए, तो वो उसको क्या बना देती है? एक संसाधन बना देती है। ठीक है बच्चों, राजू अब भी जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो राजू ये चाहता है कि संसाधन बनती कैसे है कोई चीज। तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो उसकी अम्मा कह रही है राजू को कि देखो बच्चों, वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका कोई मूल्य होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी, उसका कोई प्राइस होगा। और प्राइस कब होगा? जब वो हमारे लिए उपयोगी होगी। जब जो चीज़ हमारे लिए जरूरी होगी वही तो चीज़ हम खरीदेंगे, तो तभी तो उसका प्राइस होगा। तो वही बात है, जब कोई वस्तु उपयोगी हो जाती है तो उसका एक मूल्य हो जाता है, और जो वस्तुएं मूल्यवान होती हैं वो वस्तुएं संसाधन हो जाती हैं। मूल्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे महत्व है। ठीक है, मूल्य का मतलब क्या हो गया? महत्व, मतलब हमारे लिए उपयोगी है।
कुछ संसाधनों का क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य का मतलब पैसे की बात कर रहे हैं, तो कुछ संसाधनों का मूल्य होता है आर्थिक, जैसे कि पैसा हो गया, ठीक है, वैल्यू हो गई। जबकि कुछ संसाधनों का क्या होता है, आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे धातुओं का तो आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कि उसने उदाहरण दिया कि जैसे धातु है, आप सोना लीजिए, चांदी लीजिए, कोई भी धातु ले लीजिए, आपका तांबा, स्टील, लोहा, कुछ भी ले लीजिए, जो भी धातु है उसका क्या होता है बच्चों, एक मूल्य होता है। आप जानते हैं सोने का एक मूल्य है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, धातु, तांबा, लोहा, जो भी है, ठीक है, तो उसका एक मूल्य होता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य है, एक पहाड़ है, पर्वत है, क्या वो संसाधन नहीं है? वो भी तो एक संसाधन है, लेकिन उसका मूल्य नहीं है। वो आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी, आप घूमने जा रहे हो वहाँ पे, तो वो भी क्या है, एक संसाधन है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से उपयोगी हो सकते थे। इस संसाधन इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि जो कुछ संसाधन है वो समय के हिसाब से क्या होते हैं, मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ है, आप आज से 10 साल बाद पहले देखोगे तो वो चीज़ हो सकता है उतना उपयोगी नहीं रही हो हमारे लिए, लेकिन आज वो बहुत उपयोगी हो गई है, तो आज वो मूल्यवान हो गई है, तो आज वो संसाधन बन गई है। जैसे कि पहले होता था ना बचपन में दादी के नुस्खे, जैसे आपको अगर खांसी हो रही है तो आप अदरक को चटा दीजिए, इससे ऐसे होता है ना, छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मान लीजिए कोई आदमी पेटेंट करा लेता है, ये बोल देता है कि पेटेंट का मतलब होता है कोई वस्तु पे आपका अधिकार, इसको आपने खोजा है। जैसे कोई भी रिसर्च होती है ना बच्चों, तो उसको क्या होता है, उस पर पेटेंट करा लेते हैं वैज्ञानिक। पेटेंट कराने से ये होता है कि उस चीज़ को कोई और नहीं बना सकता आपकी परमिशन के बिना। ये आपका क्या हो गया, एकमात्र अधिकार हो गया, एक अधिकार हो गया। तो जो दवाइयाँ होती हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों का पेटेंट होता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ जो आप देखते हो, उस सब चीज़ का किसी ना किसी ने पेटेंट करा रखा है। तो पेटेंट कराने से ये होता है कि जब पेटेंट कोई आदमी करा लेता है ना, तो अगर आपको वो चीज़ बनानी है या आप उस चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं, तो जिसने वो चीज़ बनाई है उसको कुछ पैसा मूल्य आपको देना पड़ता है, उस कंपनी के थ्रू जाता है वो पैसा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई दादी के नुस्खे की बात कर रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में जो नुस्खे होते थे, अगर उनका आपकी दादी पेटेंट करा लेती, तो भाई आज के ज़माने में अगर उन चीज़ों को कोई बेचता या खरीदता या कुछ भी उपयोग करता, तो उसको क्या देना पड़ता, पैसा देना पड़ता। तो वही होता है कि समय के हिसाब से भी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, मूल्यवान हो जाती हैं और उनका संसाधन बन जाती हैं। आगे चलते हैं बच्चों, समय और प्रौद्योगिकी। यहाँ पे समय का मतलब टाइम, और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब होता है आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है कि टाइम और टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होते हैं, कुछ पदार्थ क्या है, संसाधन बनते जाते हैं। सही बात है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, जैसे लोहा है, लोहा तो क्या है, एक सिंपल पड़ा हुआ है, लेकिन लोहे को टेक्नोलॉजी नहीं तो कार बनाया, लोहे को टेक्नोलॉजी नहीं तो कुछ और चीज़ बना दी लोहे में से, तो वो क्या बन जाती है, टाइम के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के उपयोग के हिसाब से वो चीज़ें जो होती हैं, पदार्थ जो होते हैं, वो क्या किस में बदल जाते हैं, संसाधन में परिवर्तित हो जाते हैं। वो लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन की बात करें तो मानव संसाधन, हम खुद एक संसाधन है, हम खुद एक रिसोर्सेज है, ठीक है। ये लोग विचार, ज्ञान और आविष्कार और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, क्योंकि लोगों के जो विचार हैं, लोगों के जो ज्ञान है, लोगों का जो आविष्कार है, खोज है, यही चीज तो संसाधन बनाती जा रही है। आज के जमाने में नई नई खोज होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी लाता कौन है, इंसान ही तो लाता है। तो इंसान खुद एक क्या है, संसाधन है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अनेक खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की जैसे खोज है, उससे खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का आविष्कार हुआ। देखो जो पहिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बोल सकते हो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज है, क्रांतिकारी खोज कहोगे। सबसे पहली जो पुरानी खोज है तो पहिया है। अगर आज सोचो पहिया ना हो आपकी जिंदगी में, आज पहिया नहीं होता, पहिए की खोज नहीं होती, तो आज क्या होता जिंदगी। आप हर जगह देखोगे पहिए का कहीं ना कहीं यूज होता ही है। तो ये भी क्या एक क्रांतिकारी खोज है। जल विद्युत बनाने की जो प्रौद्योगिकी है, उसने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी लाए वो वाली, विद्युत बनाने वाली, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली, बांधों पे क्या क्या करते हैं, बड़ी बड़ी टरबाइन लगा देते हैं। तो टरबाइन में जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी से टरबाइन घूमती है। आपने वो मूवी देखी होगी ना, स्वदेश मूवी है शायद, परदेश या स्वदेश, इसकी शाहरुख खान की, उसमें क्या वो बनाता है ना टरबाइन से गांव में बिजली। तो वही है, ये भी क्या एक टेक्नोलॉजी है ना। इससे भी क्या हुआ बच्चों, बहते हुए जल से हमने क्या बना दी, ऊर्जा उत्पन्न कर दी, विद्युत बना दी। तो ये सब भी क्या एक संसाधन हुए ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन बोला जाए तो भाई मानव है, ह्यूमन है, वही सब कुछ कर रहा है। किसी प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। संसाधनों के प्रकार, संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मतलब संसाधनों 3 प्रकार के हो गए। एक तो हो गए प्राकृतिक, ठीक है, जो प्राकृतिक मतलब जैसे पर्वत, पहाड़, जल, ये सब क्या है, वायु, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित हो गए, जो मानव ने बनाए, कार, ये सब चीजें, ठीक है, घर, ये सब क्या है, मानव निर्मित।
कंगा, ये सब लैपटॉप, ठीक है, बोर्ड, ये सब क्या है, मानव निर्मित हो गए। जो भी आप आसपास देख रहे हो जो मानव ने बनाया वो मानव निर्मित। और मानव खुद एक क्या है, संसाधन है, खुद एक मानव भी संसाधन है। तो संसाधन 3 प्रकार के हो गए, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। बात करें प्राकृतिक संसाधन को, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और जिनमें हम कुछ ज्यादा संशोधन नहीं करते, मतलब उनमें हम ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं करते और हम उनको सीधे हम उपयोग में करते हैं। जैसे अनाज हो गया, अनाज है हम उगाते हैं, सीधा हम अपने उपयोग में लाते हैं, उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं करते, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। वायु, वायु की बात करें जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक क्या है, संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के क्या है, निःशुल्क उपहार है। जैसे वायु है, ये क्या प्रकृति कोई हमसे क्या पैसे लेती है, वायु हवा देने की, ऑक्सीजन देने की नहीं लेती ना, तो ये क्या निःशुल्क उपहार है, ठीक है, गिफ्ट है एक तरह से, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। वो बोल रहा है कि कुछ परिस्थितियों में, कुछ आपकी कंडीशंस में आप अगर नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका आप उपयोग करना चाहते हो, उसके लिए आपको हो सकता है कि औजार, इंस्ट्रूमेंट्स की या फिर टेक्नोलॉजी की जरूरत हो सकती है कुछ परिस्थितियों में। जबकि जो प्राकृतिक संसाधन जनरली उनमें क्या है कि वो सीधे के सीधे उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें ज्यादा फेरबदल नहीं किया जाता, वही प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दो तरह के हो गए प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, याद रख लेना आपसे, ठीक है, पूछ लेगा उदाहरण में पेपर में कि नवीकरणीय का क्या उदाहरण है और अनवीकरणीय क्या उदाहरण है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो प्राकृतिक संसाधन क्या हो गए, जिनको हम प्रकृति से सीधा उपयोग में लाते हैं बिना फेरबदल के, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब बात करते हैं नवीकरणीय की। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं, नवीकरणीय, दोबारा से नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब दोबारा से निर्मित हो जाते हैं, दोबारा से क्या हो जाते हैं बच्चों, नवीकृत हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, जिनको आप खत्म नहीं कर पा रहे हो। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या होती है बच्चों, आपकी जो सूर्य है उसका प्रकाश तो आपको मिलता ही रहता है, नहीं रहता, तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी, नवीकरणीय। पवन ऊर्जा, जैसे जो पवन चक्की देखी है आपने, बड़ी बड़ी जहाँ पे हवाएं चलती हैं, बड़ी बड़ी वहाँ पे पवन चक्कियाँ होती हैं, तो पवन ऊर्जा क्या है आपकी, नवीकरणीय संसाधन। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन, उसका लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारों को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह कह रहा है कि जैसे उन पर मानवीय क्रियाकलापों को प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि जल हो गया, मृदा हो गया, वन है, इनका हम लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो उनके भंडार को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। वन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, नवीकरणीय है, बाद में उग जाते हैं, अपने आप ही काटोगे आप उग जाएंगे। लेकिन आप अंधाधुंध कटाई करोगे बनोगे तो वन खत्म हो जाएंगे ना, तो ऐसे थोड़ा ना कि ये सीमित नहीं है, ये सीमित है ना एक तरह से। बाकी नवीकरणीय जो होते हैं वो असीमित होते हैं, कुछ कुछ। जल है, जल का आप लापरवाही से प्रयोग करोगे खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यही बात है। तो जल, मृदा और वन, इसका लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जल, मृदा और वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब किस में आते हैं, ये नवीकरणीय में आते हैं। जल जो है असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के सबसे बड़े भागों में क्या है, एक समस्या है, ठीक है बच्चों। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अब सब नवीकरणीय आपको समझ में आ गए, मतलब जो अपने आप बन जाते हैं दोबारा से, ठीक है, नए हो जाते हैं, नवीकृत हो जाते हैं, वो क्या है, नवीकरणीय। और अनवीकरणीय का क्या हो जाएंगे, वो जिनका भंडार क्या है बच्चों, सीमित है, यानी वो खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, आपको क्या लगता है कोयला एक साल में बन जाता है, 10 सालों में बन जाता है, कोयला की आप खुदाई तो अंधाधुंध कर रहे हो, लेकिन कोयला को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं बच्चों, हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना, भले ही वो प्राकृतिक है लेकिन है तो अनवीकरणीय। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, मतलब वह अवधि जिसमें वो दोबारा से बनते हैं वो मानव जीवन से बहुत ज्यादा है। और इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाएंगे, अनवीकरणीय। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसके क्या हो जाएंगे उदाहरण, तो ये उदाहरण आप याद कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अन्य कारकों निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों में वितरण असमान है। सही बात है, देखो प्राकृतिक जो आपके जो क्या होते हैं, इनको संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका जो वितरण है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी अर्थ पे, वो क्या अलग अलग है, कहीं पे ज्यादा मिलेंगे, कहीं कम मिलेंगे। जैसे मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट जैसे जो मध्य एशिया वाले देश हैं आपके, सऊदी अरब, कतर और ये सब देश है, इनमें क्या है, यूएई और ये सब देशों में क्या है, तेल मिल रहा है, तो तेल हमारे यहाँ कम मिल रहा है तो हम वहाँ से खरीदारी करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा मिल रही हैं। तो वही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में नहीं है,
ये नेचुरल है, ये कहीं पे मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मानव निर्मित संसाधनों की। तो प्राकृतिक संसाधन समझ में आया बच्चों। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के आपको उदाहरण समझ में आ गए। अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। कभी कभी प्राकृतिक जो पदार्थ हैं तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कोई कोई प्राकृतिक पदार्थ है, कोई कोई प्राकृतिक जो चीजें हैं, ठीक है, वो चीजों में अगर हम थोड़ा सा मूल रूप बदल देते हैं उसका, तो वो क्या बन जाता है बच्चों? मानव निर्मित संसाधन बन जाता है। जैसे लौह अयस्क है, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। जैसे लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क जैसे मिट्टी में पड़ा हुआ है, जब तक उसके बारे में उसका कोई उपयोग नहीं है, जब तक हम उसको थोड़ा बदल नहीं दे रहे हैं किसी चीज में, लोहे से हम गाड़ी नहीं बना दे रहे हैं, जब तक वो कोई यूज का नहीं है। तो वही बात है कि कोई कोई प्राकृतिक संसाधन ऐसा होता है कि वो जब तब संसाधन बनता है जब हम उसका थोड़ा सा मूल रूप बदल देते हैं, ठीक है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कहाँ हो जाता है, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाते हैं। तो मानव निर्मित जो संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधनों का थोड़ा सा रूप बदल देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं बच्चों? मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी क्या एक मानव निर्मित संसाधन है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, मूल्यवान है कि नहीं? तो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम चीजों को बदल नहीं पाते। तो टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके ही क्या बनाए जाते हैं बच्चों? मानव निर्मित संसाधन बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मानव संसाधन की। तो यहाँ पे आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में समझ में आ गया, मानव निर्मित संसाधन समझ में आ गए। अब मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी हो। मतलब जो प्रकृति से प्राप्त जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनको अगर हमें उनसे हमें संसाधन बनाने हैं, तो जो कब बना पाओगे? जब तक आपको उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप नहीं बना पाओगे मानव निर्मित संसाधन। तो वही कह रहा है कि हम किसी भी चीज को, प्राकृतिक संसाधन है, उनको मानव निर्मित संसाधन तभी बना पाते हैं जब हमारे पास वो ज्ञान हो, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। इसलिए जो मनुष्य है, और ये सब चीजें किसके पास होती है? मानव के पास में। इसलिए मानव भी क्या हो गया? मनुष्य जो हो गया, ह्यूमन भी हो गया, जो क्या है, इंसान हो गया, वो क्या हो गया? एक प्रकार का विशिष्ट संसाधन हो गया। वो भी खुद एक क्या है? संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। लोग जो है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? मानव संसाधन। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। जैसे शिक्षा अच्छी होगी, आपके पास हेल्थ अच्छी होगी, तभी आप क्या करेंगे? जो लोग हैं, वो लोग जिनके पास में टेक्नोलॉजी है, वो लोग जिनके पास में एजुकेशन है, शिक्षा है, वो लोग जिनके पास में हेल्थ है, वही लोग क्या है? बहुमूल्य संसाधन है। और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के कारण लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मतलब और अधिक संसाधन हम आगे बना सकें, उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है, एचआरडी कहलाता है, वो क्या होता है कि मानव लोगों का संसाधनों का विकास करना, मतलब मानव के कौशल का विकास करना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना, ये क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब आगे बात करते हैं बच्चों संसाधन संरक्षण। अभी तक हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा, संसाधनों के बारे में हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा, मानव निर्मित संसाधन पढ़े, और मानव एक खुद संसाधन है उसके बारे में पढ़ा, और मानव एक संसाधन क्यों है हमने ये भी जाना। अब हम जानेंगे कि संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है। ये संसाधन है, इनको हमें संरक्षित करना है, इनको हम ऐसे नहीं कि कुछ भी आधाधुंध यूज कर रहे हैं, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। तो संसाधन संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए। वहां पे ना तो छाया है, ना ही कुछ खाने पीने के लिए है। लोग परेशान हो रहे हैं और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे हैं। तो एक बच्ची है मोना, उसने क्या सपना देखा कि देखो, उसने क्या देखा कि पानी खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, पेड़ सूख गए, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पानी है, कुछ नहीं, ये ऐसा उसने कि बुरा सपना देखा। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच हो सकता है? उसने अपनी अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या ये सच हो सकता है? तो अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। उसने कहा कि जो नवीकरणीय संसाधन है, जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, वन हो गए, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, हम इनका अगर हम अपने दिमाग से अच्छे तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो ये दुर्लभ है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बन जाएंगे, फिर ये बनते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नवीकरणीय संसाधन बनते नहीं रहते, बनते रहते हैं बच्चों। नवीकरणीय संसाधन है ही वो जो अपने आप बनते रहते हैं दोबारा, लेकिन अगर आप इनका अंधाधुंध यूज करोगे, गंदे तरीके से यूज करोगे तो बच्चों फिर ये दुर्लभ है। अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर मिलेंगे भी नहीं। और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। और जो अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तो बच्चों खत्म हो ही सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? देखो, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन जो भी हैं, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं,
उनका आप क्या करो, सतर्कता से माइंड लगा के दिमाग से यूज करो, अंधाधुंध यूज मत करो, ठीक। और उन्हें नवीकरण के लिए, मतलब उनको खुद से बनने के लिए, जैसे बने कोयला है, कोयला की आप अंधाधुंध खुदाई करते जा रहे हो, कोयला बन तो रहा नहीं है इतनी जल्दी से, तो उसके लिए समय देना चाहिए कोयला बनने के लिए, उसी हिसाब से खुदाई करनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपने शब्द बहुत सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहलाता है कि संसाधनों का इस तरह से उपयोग करने की जो आवश्यकता है कि भविष्य के लिए उनका संरक्षण हो सके और संतुलन बना रहे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब भविष्य में भी वो चीजें उपलब्ध रहें, इस तरह से हम उपयोग करें, वो कहलाता है आपका डेवलपमेंट होना, लेकिन सतत पोषणीय। जैसे इसका सबसे एग्जांपल देता हूं आपका अच्छा सा, जैसे आपको कहीं पे बांध बनाना, कहीं पे पुल बनाना, कोई हाईवे बनाना है सपोज, और जो हाईवे जो आपका निकल रहा है वो किसी आपके फॉरेस्ट में होकर निकल रहा है, किसी वन में होकर निकल रहा है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, अंधाधुंध कटाई कर दोगे? नहीं बच्चों, कटाई आप करिए, ठीक है, जितना कम से कम कटाई हो सकती है वनों की करिए, और साथ ही साथ आप क्या करो, अगल बगल में या आसपास में कहीं उतने ही पेड़ लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका रोड भी बन जाएगा और साथ के साथ में जो पेड़ हैं वो कुछ सालों में फिर से उग के उतने ही बड़े हो जाएंगे। तो ये इस तरह का जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास है। इससे कोई भी एक चीज क्या हो रही है, अफेक्ट नहीं हो रही है। अब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं पुल ही मत बनाओ, तो इससे तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? पुल तो बनाने पड़ेंगे, हाईवे तो बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर उससे जो चीज इफेक्ट हो रही है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अलग तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। बोला कि बहुत सारे तरीके हैं संरक्षण के, आप चीजों का उपयोग थोड़ा कम कर लीजिए, ठीक है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुओं और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए? मुन्ना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जेप्सी ने कहा, मैं बहुत ही कि कागज व्यर्थ था। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया था। देखो अब पेड़ जो है बहुत कटाई होती है कागज बनाने के लिए। तो बच्चों अगर आप पढ़ रहे हो कागज का आप थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से यूज करिए, ये नहीं कि बस एक पेज पे कुछ लिखा और फेंक दिया फाड़ के, क्योंकि एक कागज को बनाने में आप जानते हैं कि कितना पेड़ वेड़ ये सब कटाई होती है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। विद्युत भी देखो, आप कहीं घर में लाइट कोई जल रही है, बिजली वेस्ट हो रही है, दिन में लाइट जल रही है, उसको बंद कर दीजिए। घर से बाहर जा रहे हैं तो आप सारी लाइट बंद करके जाइए। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है, क्योंकि विद्युत जो है वो किससे मिलती है, जल और कोयले से। मैं विश्वास दिलाती हूँ घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। हो सकता है आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो तो अब दिक्कत ना हो, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में या फिर इधर पूर्वी राजस्थान में भी अभी भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। वैसे तो जनमर का पानी आ रहा है, लेकिन बहुत जगह ऐसी दिक्कत है। आप देखते हो कि गाँव में लाइन लगी रहती है पानी के लिए, लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर से दूर से पानी लाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। तो पानी की उनके लिए एक एक बूंद बहुत मूल्यवान है बच्चों। तो आपके यहाँ घर पे अगर पानी अवेलेबल है तो ऐसा नहीं कि आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो समय के हिसाब से फिर आपको भी ऐसे ही भटकना पड़ेगा, या आपकी आने वाली जो जनरेशन्स होगी उनको दिक्कत होगी। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? ठीक है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, सिंपल है। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों है? सिंपल सी बात है कि पृथ्वी पर जो संसाधन है ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भूभाग, जलवायु, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, इसलिए अलग अलग जगह पे अलग रूप से वितरित है। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों को इस तरह से उपयोग करना कि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके, वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? मानव संसाधन ही एक ऐसा संसाधन है जो कि किसी प्राकृतिक संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन में बदल सकता है, इसलिए मानव संसाधन ही है जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान का उपयोग कर सकता है। तो इसलिए मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास ये होता है कि मतलब विकास भी करते जाना और जो संसाधन है उनको थोड़ा सा नवीकरण करने के लिए, नवीकरणीय होने के लिए समय देना, उस तरह का जो क्या विकास क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। निम्न में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? मात्रा। ठीक है, निम्न से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन कैंसर उपचार की औषधियां, ये सब। ठीक है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। क्या होते हैं? सीमित भंडार वाले होते हैं। ठीक है, तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है,
तो ये सब कहानी आप जानते हैं, पानी कितना इंपॉर्टेंट है, रहीमन ने भी लिखा है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है चैप्टर बच्चों फिनिश, चैप्टर नंबर 1। अभी हमारा जो चैप्टर नंबर 2 होगा वो होगा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। मतलब एक तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, जल्दी से हम ऐसा कर लेते हैं कि हिस्ट्री को भी थोड़ा सा, क्लास 7 की हिस्ट्री अपनी चल रही है, उसमें भी कुछ कुछ वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वो उसमें 2-3 चैप्टर रह गए हैं, उसको भी फिनिश कर देंगे। और चलिए इसको ज्योग्राफी को भी, क्लास 8 की को फिनिश कर देंगे अगले आने वाले 4-5 दिनों में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।